हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। तो आइसो का मतलब होता है समान, मेरिज का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आइसोमेरिज्म में जब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक समान। ठीक, तो देखिए आइसो का मतलब इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा एक ही होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। ठीक, उसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। आइए जैसे हमने ये कोई मान लीजिए एग्जांपल ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। अब देखिए अगर इसका आइसोमेरिज्म बनाना है तो आप कई तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या करिए, OH। ठीक, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH है। लेकिन बस देखिए स्ट्रक्चर इसका अलग है। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है और इसमें क्या है आपके थर्ड पोजीशन पे है। ठीक, तो इस तरह से जो मतलब इस तरह से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में डिफरेंट होते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में, और भी बहुत चीज़ों में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फार्मूला को, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो देखिए टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज आइसोमर। ठीक, तो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस फेनामेना को, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, आइसोमेरिज्म के टाइप और ये कितने प्रकार के होते हैं, तब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आइसोमेरिज्म का टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। तो देखिए आइसोमेरिज्म जो मुख्य रूप से होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा है आपका स्पेस या स्टीरियो। ठीक, तो देखते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सिंपल जो मॉलिक्यूलर के प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस के कारण आएगा। ठीक, उनकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगा वो सिंपल किसके वजह से आएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह से आएगा। तो जब स्ट्रक्चर आपका चेंज होगा तो उसका आईपीएसी नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसका आईपीएसी नेम भी चेंज हो जाएगा। यह इस तरह का जो आपका आइसोमेरिज्म बनेगा हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये कई टाइप के होते हैं, जैसे हो गया आपका चेन हो गया, पोजीशन हो गया। ये इसको जब स्ट्रक्चरल आपको हेडिंग डलवाएंगे तो वहां पे पूरा बताएंगे। ये 4-5 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं स्पेस या स्टीरियो। तो देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी चेंज होती है ये उनके ओरिएंटेशन में चेंजेस डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, उनमें जो ग्रुप या एटम लगे होंगे उनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब उनका ओरिएंटेशन सिंपली चेंज होगा तो उनका स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस क्या होगा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पे लगे हों वो पोजीशन बदल जाए। ठीक है, अगर वो फ्रंट पे हैं तो वो बैक में हो जाए, ठीक है, वो नीचे हैं तो वो ऊपर हो जाए। ठीक है, बस ओरिएंटेशन में सिंपली यही होता है। तो इनका क्या होगा, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है। क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट। जैसे आगे हैं तो पीछे हो जाएंगे। अब उनका वहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक तो होगा नहीं। ठीक, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो आईपीएसी नेम रिमेन क्या होगा, सेम। तो इस केस में क्या होगा, आईपीएसी नेम रिमेन सेम होगा। अब हम बात करते हैं स्पेस। तो ये दो प्रकार का होगा, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल।
अब देखिए कॉन्फॉर्मेशनल जो होगा इसमें न तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जो उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा उसमें न तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न तो पुराना बॉन्ड टूटेगा और न ही नया बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, सॉरी, न तो आपका पुराना बॉन्ड टूटेगा ना ही नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओरिएंटेशन चेंज होगा, सिंपली रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का मतलब जैसे ये देखिए, अगर ये इस तरह से लगा हुआ है तो ये पूरा घूमेगा, तो ये देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा किसी कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसको हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल की। तो कॉन्फ़िगरेशन में ये पोजीशन जो होगा उसका ओरिएंटेशन जो चेंज होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए ये है तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये फिर इस तरह से होगा। तो इस तरह के जो चेंजेज होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए यहीं पे हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जियोमेट्रिकल, दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल। ठीक, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम स्पेस और स्टीरियो के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, इसमें हम स्पेस का पहला हेडिंग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर सिंपली कैसे बनता था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिंपल रोटेशन से या फ्री रोटेशन से। ठीक, तो इसका अगर हम कंडीशन की बात करें कि क्या कंडीशन होगी, तो ये शो करेगा। तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, ये चार अलग अलग जो भी हो, चाहे कार्बन हो चाहे डिफरेंट एटम्स हो, लीनियरली अरेंज हो। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो ही वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो नीचे कुछ एग्जांपल लिया, जैसे देखिए अमोनिया लिया, अमोनिया का हमने स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरह से बनाया, लेकिन देखिए इसमें क्या है, तीन ही एटम एक लीनियर अरेंजमेंट में है, तो ये शो करेगा नहीं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं इधर से भी तीन, मेथेन का है ऊपर से भी तीन। ठीक है, तो ये भी आपका शो नहीं करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए HNOH, चार एटम लीनियरली क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, शो करेगा। इसको देखिए, ठीक, ये क्या है, एथेन। अब इसमें देखिए अगर इधर चलें तो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, सिंपली चार एटम क्या है, लीनियरली अरेंज है, तो ये क्या होगा, आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि कन्फर्मर किस तरह से, कौन कौन से मतलब कि कंपाउंड्स किस तरह से होंगे तो वो कन्फर्मर आइसोमर शो करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया कि चार एटम क्या हो, एक लीनियर स्टेट में हो। ठीक, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स की, तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर की संख्या जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट, अनंत होगी। क्योंकि देखिए जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करेगा तो देखिए इस पे भी कुछ ना कुछ आपका आइसोमर बनेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, इस तरह से जिस तरह रोटेट होता रहेगा उस पे क्या होगा, एंगल चेंज होगा और उसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा और हर चेंज पे एक नया आइसोमर बनेगा। और इस तरह से क्या होगा कि अगर कन्फर्मर आइसोमर के नंबर की बात करें तो ये अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। और ये जो होते हैं कन्फर्मर को एक दूसरे से हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, ये बहुत ही तेजी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो दीज कन्फर्मर्स आर रीडली इंटर कन्वर्टेबल ड्यू टू लिटिल एनर्जी डिफरेंस। रीजन क्या है, एक दूसरे में क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, 1 से 20 किलो जूल पर मोल। ठीक, 1 से 20 किलो जूल पर मोल। हेंस दे नेवर बी सेपरेटेड, इसीलिए क्या होते हैं, ये सेपरेट नहीं किया जा सकते क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है। ठीक, तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं
और समझा आगे बताते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया एथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है आपका CH3CH3। ठीक, तो देखिए अब इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए हाइड्रोजन को दो अलग अलग कलर से दिखाया है, क्योंकि जब हम इसका कन्फर्मर आइसोमर शो करेंगे तो आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसको हमने मान लिया फर्स्ट कार्बन और इसको सेकेंड कार्बन। ठीक, इसको हमने फर्स्ट कार्बन मान लिया, इसको सेकेंड कार्बन। अब देखिए इसका हम कन्फर्मर बनाते हैं। तो देखिए इसका कन्फर्मर जो है इस तरह से बनता है। ये एक डॉट बनाते हैं और एक सर्किल। तो देखिए जो डॉट होता है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस तरह से होगा। ये सामने जो दिख रहा है कार्बन ये डॉट से रिप्रेजेंट होगा, और जो पीछे वाला कार्बन होगा उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? सर्किल से। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट माना है वो फर्स्ट कार्बन आगे का कार्बन, और सेकेंड जो माना है हमने फ्रंट का रियर का कार्बन, यानी कि पीछे का कार्बन। ठीक, तो देखिए इससे हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो इससे लगा होगा ये फर्स्ट कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए अब इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब देखिए इस पोजीशन को, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एक्लिफ्ट। क्या बोलते हैं? एक्लिफ्ट। एक्लिफ्ट पोजीशन क्या बोलते हैं इसको? एक्लिफ्ट। एक्लिफ्ट का मतलब होता है ग्रहण लगना। ग्रहण लगना, इसमें देखिए पीछे वाला कार्बन सामने वाले का कार्बन से क्या होगा? एकदम छुप जाएगा। जिस तरह से ये एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे? एकदम होंगे। जैसे देखिए ये है आगे कार्बन, तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन इस तरह से होगा, तो सामने वाला दिखेगा, पीछे नहीं दिखेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको, ये 2 कार्बन है, अगर हम C2 को, ठीक है, C2 यानी कि दूसरे कार्बन को अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें क्लॉकवाइज, ठीक है, 60 डिग्री रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे इसको? स्टैगर्ड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। अब देखिए इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। इस समय कितना है? तो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। तो हमने C2 को 0 से कहां? 60 डिग्री रोटेट किया। तो इस समय जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक, तो अब यह क्या बना? 2 स्ट्रक्चर बने, एक एक्लिफ्ट और एक स्टैगर्ड। ठीक, अब देखिए एक्लिफ्ट और स्टैगर्ड के बीच में भी आपका
कन्फर्मर बनता है, इसीलिए तो आपको बताया है कि क्या बनता है, कितने, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाउच। ठीक है, गाउच या स्क्यू, गाउच या स्क्यू, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कन्फर्मर की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक, तो एक्लिफ्ट जब एक दूसरे के डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, 0 होगा, और स्टैगर्ड जब डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 60। तो ध्यान देना। और हाँ, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3 109.5 डिग्री। तो देखिए ये किसी कार्बन का एक्चुअल एंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये डाइहेड्रल एंगल है। तो जब भी चेंज होगा वो केवल डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा, कभी भी एक्चुअल एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक, जो एंगल चेंज होगा वो कौन सा होगा, डाइहेड्रल एंगल होगा, न कि एक्चुअल एंगल। तो आइए आगे देखते हैं। इस जो स्ट्रक्चर को बनाया था वो बनाया था न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक, तो देखो बच्चों, जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा वो किसके अकॉर्डिंग था, न्यूमैन्स। तो बोथ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग था, उन्होंने ही बनाया था। तो 10 एट एवरी 60 डिग्री रोटेशन, प्रत्येक 60 डिग्री रोटेशन पे एथेन चेंज होता है, एक्लिस्ट। ठीक है, एक्लिस्ट एथेन में जो चेंज होता है एक्लिफ्ट से स्टैगर्ड में, ठीक है, और स्टैगर्ड एक्लिफ्ट में, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हर 60 डिग्री पे एक्लिफ्ट आपका स्टैगर्ड में चेंज होगा और स्टैगर्ड आपका किस में चेंज होगा, एक्लिफ्ट में। ठीक, तो इन एथेन में अगर हम बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल जिसको हमने बताया था एक्चुअल एंगल, वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, कौन सा होगा, डाइहेड्रल एंगल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक टोरेजनल स्ट्रेन। तो टोरेजनल स्ट्रेन क्या है, तो देखिए दो आपने बताया आपको, एक फर्स्ट कार्बन एक सेकेंड कार्बन, तो दोनों कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट CH का मतलब जो फर्स्ट CH कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड, और दूसरा CH कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल्सन काज करते हैं। देखिए जैसे ये आपने बनाया था, ठीक है, H, इसको मान लीजिए हमने पहला, इसको दूसरा माना था। तो ये देखिए जब ये एक दूसरे के पास आते थे तो ये CH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लिए, हाइड्रोजन के पास या कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन क्या हैं बचे हुए हैं, जो बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, CH बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोरेजनल स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखिए अगर टोरेजनल स्ट्रेन है तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा टोरेजनल स्ट्रेन उतना ज्यादा एनर्जी, यानी क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर कभी टोरेजनल स्ट्रेन या एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशंस पूछे तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो देखिए सबसे ज्यादा 3 आपका फॉर्म बना था, एक स्टैगर्ड, एक एक्लिफ्ट, और उन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर था गाउच या स्क्यू। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
ठीक है, स्टैगर्ड, फिर गाउच, ठीक, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्लिप्स्ड। रीजन क्यों, क्योंकि एक्लिप्स्ड में आपका टोरिजिनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर गाउच में होगा, और सबसे कम क्या होगा, स्टैगर्ड में होगा। ये ठीक है, तो ये क्या है आपका, स्टेबिलिटी आर्डर, ठीक, स्टेबिलिटी आर्डर। अगर हम इनके बीच की एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होता है 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक, 12.5 किलो जूल पर मोल। ये है आपका स्टेबिलिटी आर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, स्टैगर्ड की, फिर गाउच की, फिर एक्लिप्स्ड की। तो आइए एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको बोलते हैं सॉहार्स प्रोजेक्शन। देखिए बच्चों, एक और 3D आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है जिसको बोलते हैं सॉहार्स प्रोजेक्शन, एन अदर मेथड टू रिप्रेजेंटेड 3D फार्मूला। तो आइए एथेन का हम 3D फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए ये जो है इसको हम, इसमें पाया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कौन सा सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो ये जो है आपका, ये कौन सा है, एक्लिप्स्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स्ड। ये क्या है, एक्लिप्स्ड का 3D वर्जन। इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉहार्स प्रोजेक्शन के अनुसार। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था आपका, स्टैगर्ड। तो दूसरा स्ट्रक्चर ठीक। तो इसमें देखिए, इसको हम इससे टच कराएंगे और इसको हम इससे टच कराएंगे, इसको इससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे तीनों मिले हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड का, स्टैगर्ड। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो इसमें पाया जाता है, इस लिस्ट में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, और स्टैगर्ड में क्या पाया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो ये इसको आप याद रखिएगा, तो ये कभी कभी पूछ लेता है। देखिए, अब देखिए हमने इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड पढ़ लिया, तो एक गाउच कन्फर्मर बचा। तो गाउच कन्फर्मर जो होता है वो तो न तो उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब दोनों प्रकार की सिमेट्री इसमें अब्सेंट होती है तो ये जो कंपाउंड होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, वो ऑप्टिकली कैसा होता है, एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये बताएंगे क्या होता है।
तो इसको शार्ट में इस तरह से भी लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, सेंटर ऑफ सिमेट्री को शार्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो गाउस कन्फर्मर क्या होता है, न तो इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये याद रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे पढ़ेंगे N-ब्यूटेन।